आज चक्रव्यूह में वो शख्स है जो बीते 6 दिसंबर के बाद से अचानक नेशनल मीडिया में सुर्खियों में छा गया है। नाम है हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद से लगातार ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर चैलेंज कर रहे हैं। टीएमसी से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन अब उन्हें ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया है। बीती 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर ममता दीदी की मुसीबतें बढ़ाने का भी एक तरीके से ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम दिया है जनता उन्नयन पार्टी, यानी JUP। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 100 सीटें जीतकर किंग मेकर बनेगी। हम हुमायूं कबीर की डिटेल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आज नहीं जा रहे हैं कि वो कैसे कांग्रेस से टीएमसी से बीजेपी और फिर उसके बाद वापस टीएमसी से लौटे। हालांकि फिर से आपको बता दें कि टीएमसी से फिलहाल वो सस्पेंडेड है। हम आज हुमायूं कबीर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, सियासत के भविष्य की बात करेंगे। दिखाएंगे हुमायूं कबीर खुद को पश्चिम बंगाल के किंग मेकर के तौर पर तो देखते हैं, दरअसल उन्होंने कितना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेकिंग पर इन 5 सालों में ध्यान दिया है। क्योंकि हुमायूं कबीर की बात तो सब कर रहे हैं, पर हुमायूं कबीर के कामकाज की क्या समीक्षा है, यह आज आपको चक्रव्यूह के घेरे में देखने को मिलेगा। आज भरतपुर और हुमायूं कबीर के कामकाज का एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे और उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इलाके में अपनी जनता के लिए कितना काम किया या नहीं किया, उसका राज आज चक्रव्यूह में खुलने वाला है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं। जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, इलाके की आबादी करीब 3.5 लाख है, जिनमें 2.5 लाख वोटर हैं। भरतपुर में 63 स्कूल हैं, जबकि अलग अलग स्तर के 8 सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर भी इस इलाके में चलते हैं। ये डेटा इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम इस डेटा के जरिए हुमायूं कबीर के कामकाज का सर्वेक्षण करने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भरतपुर पहुंचकर ऑन ग्राउंड उन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जो जनता के लिए बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। सबसे पहले आप भरतपुर के यानी हुमायूं कबीर के कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का ये हाल देखिए, आप समझ जाएंगे। इस वक्त हम भरतपुर के DPHSC में है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में है। और भरतपुर के DPHSC में क्या हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें क्या यहाँ की बयां करती हैं, कितना विकास हुआ है और स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर MLA फंड से क्या काम हुआ है, MLA ने क्या काम कराया है, हुमायूं कबीर ने क्या काम कराया है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेल वार्ड है, ये इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन बेड है मेल का। और अगर आप अंदर आएंगे तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो गंदगी का आडंबर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेल वार्ड के ठीक बगल में ही आपको यहाँ पर गंदगी नजर आएगी। इसी तरीके से जो कूड़े हैं वो फेंके हुए हैं, जो शीट्स हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर थूका हुआ है। और पूरा बेड देखिए, बेड में कितनी गंदगी यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर एक RO भी लगा है लोगों के लिए, लेकिन क्या ये RO काम करता है ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये RO लगा हुआ है, लेकिन इस RO में ना तो पानी आता है ना ये RO काम करता है। ये एक छोटा सा सिंक लगा है, सिंक की हालत देखिए कितनी गंदगी है, गुटखा खाकर थूका हुआ है। इसके अलावा तमाम गंदगी जो है, काई आपको यहाँ पर जमा हुआ इस सिंक पर नजर आएगा। और ये DPHSC के हालात हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट का है, भरतपुर का है, उसके हालात है। और देखिए ये इस अवस्था में ये पूरा हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है। MLA फंड से क्या काम हुआ है आप देख रहे हैं, क्या हालात है आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वॉशरूम है ये मेल वॉशरूम है, और मेल वॉशरूम के अंदर एक बार तस्वीरें दिखाइए। कोई अगर जाना भी चाहे तो शायद अंदर ना जाए, ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है इस पूरे मेल वॉशरूम की। और इतनी गंदगी में लोग जो है वो यहाँ पर जाने को मजबूर हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें हैं। और देखिए कितनी गंदगी अवस्था में ये पूरा आपको जो मेल वॉशरूम है वो नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो ड्रिप लगाने के लिए जो पाइप लगाई जाती है, जो यहाँ पर रीडिंग लगाई जाती है, यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है। कितना यहाँ पर अगर पेशेंट आए ठीक होने के लिए तो ठीक होने के बजाय वो यहाँ पर बीमार हो जाए। ऐसे हालात में यहाँ पर DPHSC के अंदर लोग इलाज करा रहे हैं। आप भी इलाज कराने आए हैं, क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कत है? बुखार आया। बुखार आया? हाँ। यहाँ तो इतनी गंदगी है, आप लोग को परेशानी नहीं होती है? गंदगी है कि लेकिन बोलने वाला कोई है नहीं, किसको बोलेंगे। गंदगी तो बहुत है, बाथरूम में ना पानी सही से आ रहा, ना कोई क्लीन करता, ना कुछ करता, ना वॉश करता। इतना गंदगी है, बाथरूम के अंदर जाने का लायक नहीं है। तो किसको बोले, कौन सुनेगा। यहाँ बोलने वाला ना सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक जी को आपने कभी कंप्लेन नहीं किया? अभी हम लोग रहते हुए तो आया नहीं यहाँ।
अगर आए तो बोले उसको। विधायक जी कभी नहीं आते? नहीं, यहाँ अगर आते तो हम लोग जब तक है अभी 4-5 दिन से, तब तक तो नहीं आया। मेरे रिपोर्टर अभिषेक ने बाकायदा जाकर हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जाना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, टुकड़ों में आपको दिखा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे विधायक जी की, यानी हुमायूं कबीर की, जिसके बारे में आपने सुना कि क्या कह रहे थे वहां के लोग। अब अस्पताल के बाद आपको लिए चलते हैं भरतपुर की सड़कों का हाल आपको दिखा देते हैं और जान जाएंगे विधायक जी ने कितना काम किया है। हुमायूं कबीर के विधायकी इलाके यानी कि भरतपुर में रोड के क्या हालात है, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कोल्हू नजर आएगा। यहाँ पर कोल्हू का जो बैल है उसके साथ आपको यहाँ पर लोग आते हुए नजर आएंगे। अब ये हालात ऐसे क्यों है कि यहाँ पर कोल्हू चल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो नजर नहीं आएगी। कारण यह है कि यहाँ पर जो रोड है वो बिल्कुल भी खराब है, जर्जर अवस्था में है और यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर, कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। ये तस्वीर है भरतपुर की, ये तस्वीर है भरतपुर के अंदर इस गांव की जहां हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर खंडहर बन चुका है, जर्जर पूरा आपको रोड नजर आएगा। कहीं कहीं पे लोगों ने यहाँ पर पुआल डाला हुआ है ताकि जो सड़क है उसके ऊपर जो ये कोल्हू आ रही है, जो रिक्शाज आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ज्यादा ना हो और आराम से यहाँ से लोग निकल पाए। आप समझिए अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता जो यहाँ से मरीजों को लेकर जाए। ये तस्वीर है यहाँ भरतपुर की और ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल है। ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव के बाहर से आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं, ये गांव के बीचों बीच का हिस्सा है, ये बीचों बीच की तस्वीर है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के सामने का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। तो अगर कोई बीमार होता है तो कैसे लेके जाते हैं आप? ওই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়, কোলে করে দিয়ে ওইখানে চাপাইতে হয় ভালো রাস্তা দিয়ে। कंधे पे उठा के ले जाते हैं? হ্যাঁ। एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ? না না कोई कार वगैरह अंदर नहीं आती? না না हुमायूं कबीर विधायक यहाँ के, आपको कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने कि भाई উনি এসেছিলেন আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজোতে। आपने बताया नहीं कि रोड बनाइए? হ্যাঁ, উনি দেখে গেছেন এই রাস্তায় এসেছে উনি। कुछ नहीं किया। হুম। ये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर के पूरे इलाके के भरतपुर की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से हुमायूं कबीर विधायक हैं, जहां से इन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, वोट किया है और वोट करने के बाद जब उनको विधानसभा में पहुंचाया है इस इलाके से, तो देखिए उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के सामने की तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए अगर रात में कोई आए तो ये जो ठोकर है वो बिल्कुल, ये इसको ढकने के लिए देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ठोकरें जो निकली हुई है ना, इसको ढकने के लिए लोगों ने पुआल डाल दिया है कि अगर कोई आए रात में दिखे नहीं तो गिरे तो कम से कम बच जाए, कम से कम हाथ मुंह ना फटे, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो जाए। क्योंकि आप सोचिए अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो यहाँ तो भाई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना एम्बुलेंस आएगी ना लोग जाएंगे। और यहाँ के पीएचसी का क्या हालात है वो तो आपको दिखाया मैंने। ये स्थिति है यहाँ की। आप हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को ये तमाम रिपोर्ट्स के ब्याह पर हम उनसे सवाल भी करेंगे। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ेंगे, हुमायूं कबीर से एक एक चीज़ के बारे में सवाल करूंगा। लेकिन एक बात बताएं हुमायूं कबीर पे जाने के पहले कि भरतपुर के लिए एक ब्रिज बनाने का वादा भी चुनाव के दौरान, पिछली बार 2021 के चुनाव के पहले हुमायूं कबीर ने किया था। लोहदहा इस जगह का नाम है। बाबरी के नाम से मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर ने अब तक एक ब्रिज के लिए एक पिलर की भी नींव नहीं रखी है। लोग आज भी नाव पर अपनी गाड़ी को रखकर नदी पार करते हैं। देखिए क्या हाल है वहां का। हम भरतपुर के अब स्कूलों की बात आपको कर देते हैं। देश की नई शिक्षा नीति के मुताबिक एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अब ये देखिए हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल का क्या हाल है। यहाँ पर भरतपुर के हाई स्कूल की स्थिति बहुत बड़ी अजीब है। 120 बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके बीच में एक टीचर है, यानी पूरे रेशो का जो हिसाब किताब होना चाहिए पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। कोई व्यवस्था स्कूल में नजर नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हैं हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर की, जिसके बहाने वो बंगाल को बदलने की बात कर रहे हैं। नवभारत की टीम ने भरतपुर में वाटर सप्लाई की हालत भी देखी। पता चला कि हुमायूं कबीर ने एमएलए फंड से वाटर एटीएम चालू करवाया था। हमारी टीम वहां गई चेक करने के लिए तो पता चला कि उद्घाटन के बाद से ही ये वाटर एटीएम बंद पड़ा है। हमारे साथ अब खुद हुमायूं कबीर, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर से सीधे पूछते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना बुरा हाल क्यों दिखाई दे रहा है। दादा, हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर का दौरा किया है। जो बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें सब जगह जाके देखा,
कुल मिलाकर केवल और केवल अव्यवस्था दिखाई देती है। सब कुछ बुरे हाल में, अस्पताल, सड़क, स्कूल, सब कुछ। भरतपुर में कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को सिंबल लेके मैं चुनाव जीता, तो ममता बनर्जी मेरा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। वो एक ब्रिज करने के लिए बोला कंक्रीट का, वो भी नहीं दिया। वो कोई अलग सिस्टम में जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। सिर्फ मेरा विधायक का जो फंड है वही काम हुआ। इसीलिए तो उनका खिलाफ में मुद्दा उठा रहा है। इसीलिए तो मेरा पब्लिक को समझाने का कोशिश किया करेगी। और वो ममता बनर्जी को पार्टी को जो पिछले चुनाव में 2021 में जो 22 से 20 सीट मिला जी, उनको मैं 0-0 कर देगी। यही तो मैं तो बोल दिया। तुम हिम्मत है तो तुम लड़ के लाओ। मुर्शिदाबाद के तुम चुनाव में तुमका उम्मीदवार को जिता के दिखाओ। यही तो मैं चैलेंज लिया। दादा, आप सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर डाल रहे हैं। भैया आप भी तो विधायक हैं, एक एमएलए का फंड भी होता है, उसका क्या किया आपने? उससे काम करा देते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा फंड का यूज किया कि क्या नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मेरा फंड तो मेरा नाम पर डायरेक्ट नहीं मिला ना। वो जिला का जो आधिकारिक है उनको डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए। मैं 4 साल से कितना रुपया पाया, 2.5 करोड़ रुपया मिला। 2.5 करोड़ ख़त्म हो चुका हूँ, वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो गया। फिर जो 1 करोड़ है ऑनगोइंग प्रोसेस में है 70 लाख रुपया, वो भी 1 महीने के अंदर, जनवरी के अंदर वो काम पूरा हो जाएगी। दादा अब एक बात और बताइए, आपने पिछले चुनाव के पहले एक ब्रिज बनाने का लोहा दाबा में वादा नहीं किया था क्या? ये बात सच है कि गलत? हम वहां गए, वहां पे एक भी ब्रिज का एक पिलर तक नहीं दिखाई दिया। सरासर झूठा वादा। इसीलिए तो इनको खिलाफ किया मैं। लोहादा घाट में ब्रिज बनाने के लिए 4 साल से बोल रहा है। ममता बनर्जी जो जिला को जो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करने के जा रहा है, वो नाटक कर रहा है। वो नाटक खत्म करने के लिए तो मैं ये मुद्दा उठा के अगले दिन आम आदमी को पास जाऊंगा ना। यही तो सोच रहे हैं। दादा आप 5 साल से विधायक हैं, 4.5 साल, पौने 5 साल पूरे हो गए, आपको पार्टी से अभी निकाला गया है। आप काम कर सकते थे ना। आपने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया था, आपको याद है ना? खूब वाहवाही बटोरी। हमारी टीम वहां गई, वाटर एटीएम बंद पड़ा है। हमको वहां के लोगों ने खुद बताया कि अगले दिन ही बंद हो गया था। वो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो टीएमसी को चमचा लोग है जो ममता बनर्जी को पीछे उनको नाम लेके पैसा उठा के खा रहा है। वो आदमी का कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। वो आदमी को सवाल का जवाब आप इलेक्शन में आम आदमी दे दूंगी। हुमायूं कबीर साहब, आप विधायक हैं, आपका काम स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी पर ध्यान देने का है, लेकिन आप तो मस्जिद की बातें कर रहे हैं। आप तो मस्जिद बनवा रहे हैं। मस्जिद बनवाकर क्या विकास हो जाएगा आपके इलाके का? अरे सर, सरकार कैसे में रखा? सरकार लाने के लिए क्या जरूरत है? मैं ही पब्लिक को पैसा कलेक्शन करके स्कूल बनाएगी तो सरकार मंदिर बनाने के लिए हुआ? सरकार किसी लिए हुआ? मैं चुनाव में वोट लेके ममता बनर्जी को 3 बार वो मुख्यमंत्री बना, तो वो स्कूल बनाएगी, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, वो हॉस्पिटल का सीट नहीं बढ़ाएगी। मेरा क्या वो कोई जमींदारी लेने का क्या जरूरत है? मेरे को सत्ता में आने दीजिए, सारे काम में ही पूरा करेगी 5 साल के अंदर। जो काम आपने बीते 5 साल में नहीं किए, अब आप कह रहे हैं कि सत्ता में आने दीजिए तो आप करेंगे। वैसे एक बात बताइए हुमायूं कबीर साहब, बीजेपी अयोध्या में मंदिर बनवाती है, आप वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो आप और बीजेपी एक जैसे ही हुए ना? हाँ, होना चाहिए, क्या दिक्कत है? वो हिंदू लोगों को मंदिर बनाएगी, मैं मुसलमान हो मेरा मस्जिद बनाएगी, तो प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? तकलीफ क्या है? मैं ये मुद्दा पूछने के लिए। तकलीफ यही है कि जो चीज़ बननी चाहिए मूलभूत सुविधाओं वाली, वो बनती नहीं दिखाई दे रही है। खैर छोड़िए,
मुझे एक बात बताइए दादा, आपके लिए दुश्मन नंबर 1 कौन है इन चुनावों में? बीजेपी के नरेंद्र मोदी या टीएमसी की ममता बनर्जी? देखिए, ये तो देश का, मोदी जी अभी देश का प्रधानमंत्री है। मेरा देश का वो प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, उनका प्रधानमंत्री चेयर का में सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इस जो राज्यों में जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये तीन बार 14 साल से यहाँ चुनाव से उनका पास वोट डाला लोगों को, तो ये लेके ये क्या काम करना, इनको जवाब तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा ना। ये ममता बनर्जी का अगले दिन जो चुनाव आ रहा है वो तो बीजेपी यहाँ सत्ता में है नहीं, तो मेरा बीजेपी से ज़्यादा मैं टीएमसी को खिलाफ बोलूँगी, मुद्दा उठाएगी, टीएमसी के हटाने के लिए मैं कदम उठाएगी। आप टीएमसी को हराना चाहते हैं, इसका मतलब आप जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद बीजेपी की मदद करेंगे, नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे? बंगाल को जो मेरा जो सीट मिलेगी, मेरा जो नया पार्टी में जो भाग लेने के बाद जो नया आदमी जो मेरा को चुनाव मेरा पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्वाचित होके आएगी, तो स्थिति ऐसा हो गई जो असेंबली हैंग होगी, कोई मेजॉरिटी बहुमत में कोई पार्टी नहीं आ पाएगी। बीजेपी भी सर पार्टी होने जा रहा है, मेरा पार्टी भी 100 सीट मिलने जा रहा है, और वो टीएमसी मेरा पीछे पड़ जाएगी। तो क्या होगी अगले दिन आने दीजिए ना, क्या होगी वो सारे मेरा नवनिर्वाचित जो विधायक लोग होगी उनको साथ मीटिंग करके निर्णय लेके वही सही दादा ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी आपकी दुश्मन नंबर 1 है। इसका मतलब आप बीजेपी की मदद कर सकते हो, आपको बीजेपी से कोई बैर नहीं है? जरूरत है तो क्या दिक्कत है? बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है। तो बंगाल को कोई सबसे पार्टी मानेगी चुनाव में रिजल्ट में, तो उनको सरकार आने का मेरा क्या प्रॉब्लम है? वो तो आम आदमी जो निर्णय लेगी वही तो मानना चाहती है ना। तो आज आपने हुमायूं कबीर साहब स्पष्ट कर दिया नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत पर कि बीजेपी का आप सपोर्ट करेंगे, तो जो इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं आपके विरोधी कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप उसी दिशा में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बात बंगाल के चुनाव की चल रही है, तो अगली खबर भी बंगाल से यही ले लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन सवाल है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी की विदाई के साथ कमल खिलेगा या जनता एक बार फिर से दीदी पर ही भरोसा जताएगी? नए साल के दस्तक से पहले ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल के रण में कूद गए। अमित शाह ने आज ममता बनर्जी पर जमकर सियासी बाउंसर फेंके। उन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन में बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ का माहौल बना है, ये बड़ा इल्जाम लगाया है, जिससे अब जनता त्रस्त हो गई है और ममता बनर्जी की सरकार को बदलना चाहती है। अमित शाह कलकत्ता के दौरे पर हैं और वहां ये तमाम बातें उन्होंने कही। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। पर बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। तो जब अमित शाह ने हमला बोला तो ममता बनर्जी भी कहाँ रुकने वाली थी, लिहाजा उन्होंने भी पलट के वार करने में देरी नहीं की। बीजेपी पर एसआईआर के जरिए जनता को परेशान करने का ठीकरा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फोड़ा, अमित शाह पर फोड़ा। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন দু চোখে
দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে।